जो पता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है ना, बेफालतू में इसमें यूज़ कराया जाता, कोई नीड भी नहीं, कोई ज़रूरत भी नहीं है। पता जब मैं 12th क्लास में था तो मैं बड़ा परेशान रहता था कि लेफ़्ट हैंड कहाँ यूज़ करना है, राइट हैंड कहाँ यूज़ करना है, कहाँ से उंगलियां घुमानी है, कहाँ से हाथ, क्या फालतू बातें करने हुए। देखो अपन यहाँ दोनों तरीके समझेंगे। बिना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के भी हम लोग इसका डायरेक्शन निकाल लेंगे, वो भी आसान तरीके से। अगर जो इतना कोर्स पूरा फॉलो करते आ रहा हूँ उन्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। और मैं सही कह रहा हूँ, ये टॉपिक इतना आसान है, इसकी हद नहीं है। देखो आखिरकार यहाँ की पता है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी पता है। देखो अगर तुमने स्टार्टिंग से देखा होगा तो हमने पढ़ा था कि ऑरेस्टेड थे, उनने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि ऐसे इस वायर में से करंट फ्लो हुआ तो यहाँ चिमक रखी थी, जो नीडल मतलब कंपास रखा था, उसकी नीडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिला। तो आखिरकार देखो इसका मतलब यह है कि मैग्नेट में डिफ्लेक्शन देखने को मिला है, इसका मतलब यह है कि वायर में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई। इसका मतलब है करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, सिंपल सी बात है। अब पता है यहाँ जस्ट इसका उल्टा पढ़ने वाले हैं, इसका जस्ट उल्टा है पढ़ने वाले हैं कि तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें एक हम करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर रखते हैं, तो उसमें भी डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ही पढ़ने वाले हैं। कंडक्टर कर लो या वायर कर लो, दोनों का मतलब एक ही है। बहुत ही प्यार से समझेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके समझेंगे। देखो चलो थोड़ा समझ ही लेते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि हमारे पास एक क्या है, एक हॉर्स शू मैग्नेट है। ये जब पता मैं टॉम एंड जेरी देखता था ना तो मेरा बहुत मन करता था कि काश इस चमक मेरे पास हो, क्योंकि टॉम एंड जेरी में कुछ ज़्यादा ही दिखा देते थे यार। मैं सोचता था हाय भगवान इतना भी कुछ होता है। देखो कुछ इस तरीके से है, इसको अपन ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं नॉर्थ, इसको ले लेते हैं हम साउथ। क्या ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं हम नॉर्थ, यहाँ ले लेते हैं हम साउथ। तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से जाती हैं। समझे कि नहीं समझे। फिर हमने क्या लिया, हमने इसके बीच में ऐसा एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा, जैसे अभी रखा नहीं, मान लो दूसरा पेन ले लें, ग्रीन पेन। देखो मान के चलते हैं कि हमने इसके बीच में एक वायर रखा और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। क्या किया, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। करंट का डायरेक्शन ये मतलब यहाँ प्लस है, यहाँ नेगेटिव है, तो करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। समझे कि नहीं समझे। देखो तो आखिरकार कुछ बेसिकली तुमने इतना देख लिया है, तो हम क्या देखते हैं कि जब एक करंट एक स्विच इसको ऑन किया जाता है, मान लो यहाँ स्विच है एक, जब ऑन किया जाता है तो इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। घबरा नहीं, डिफ्लेक्शन डायरेक्शन में बताएंगे, आखिरकार किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा सब बताएंगे, घबरा नहीं। पर जस्ट इस तरीके का एक्सपेरिमेंट है। बहुत मज़ेदार है, मतलब देखने तो बड़ा मज़ा आता है। और बेसिकली यहाँ जिसका जो डायरेक्शन निकालने के लिए ना, यहाँ लोग यूज़ करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एक फालतू का रूल बनाया गया है, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट तुम्हें याद रहना चाहिए था और ये तुम क्वेश्चन आराम से कर लेते। क्योंकि हम लोग बचपन में जब पढ़ते हैं ना अपने टाइम में 11th 12th, हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं कि लेफ़्ट हैंड कहाँ लगाना है, राइट हैंड कहाँ लगाना है, कौन सा रूल। तो मैंने जितने भी मेरे पास जितने रूल थे, सारे फॉर्मूले, मैंने उनको सब एक ही फॉर्मूले से, एक ही लॉ में, एक रूल में हमने सबको ला दिया और फिर क्वेश्चन हो गए सारे आसान। उस लॉ को हम तुम्हारे साथ, मतलब उस रूल को तुम्हारे साथ भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम समझते हैं कॉस क्या है इसके पीछे, कॉस ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब करंट कैरिंग जो वायर है, आखिरकार उसमें क्या देखने को मिल रहा है, मतलब उसके पीछे कॉस क्या है। देखो जस्ट समझो। अब तुम इतने 12th क्लास में आ गए हो तो एक चीज़ तुम जान गए होगे। क्या जान गए हो कि जो करंट होता है वो बेसिकली चार्ज के फ्लो होने की वजह से बोलते हैं, मतलब जो चार्ज है उसके फ्लो होने की स्पीड को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। और अब इतने बड़े भी होगा, तुम जानते हो कि जो चार्ज फ्लो होता है वो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन। क्या समझे, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को ही हम
करंट कहते हैं। जस्ट समझ गए कि नहीं? देखो, अब एक थ्योरी तुम और थोड़ा बहुत जानते होगे कि अगर करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा, मतलब करंट का डायरेक्शन भी मान के चलते हैं। बेसिकली वो होता है कि सारा काम इलेक्ट्रॉन का और किसी का भी नहीं है। तो आखिरकार तुमने एक चीज़ पढ़ी भी रखी है, पहले अगर लेक्चर किसी ने अटेंड करे होंगे, कि जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो एक फोर्स फील करता है। क्या फील करता है? फोर्स फील करता है, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। समझिए, यानी बेसिक सिंपल सी बात है। तो अब देखो, सी को समझने वाले हैं। अब देखो, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट एक कंडक्टर था, ये वायर था, यहाँ डिस्प्लेस हुआ है। मतलब बेसिकली ये डिस्प्लेस तभी हुआ होगा जब इसके ऊपर फोर्स लगा होगा। तो आखिरकार हमें उस फोर्स का फॉर्मूला निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स का फॉर्मूला निकालना कि अगर फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं? करने वाले एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर ये है ना, इस पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है। क्योंकि बेसिकली अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ देखो, मान लो ये ऑब्जेक्ट बॉक्स है, अगर ये बॉक्स यहाँ से लेके यहाँ तक गया है, इसका मतलब है कि इस पर किसी ने तो फोर्स लगाया होगा ना। ऐसे ही है कि अगर ये वायर है, अगर यहाँ से लेके यहाँ डिस्प्लेस हो रहा है तो इसका मतलब इस पर कुछ ना कुछ तो फोर्स लगा होगा ना, उसी फोर्स की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक वायर का टुकड़ा है। बहुत ध्यान से सुनना, क्या है? वायर का टुकड़ा है। ये रहा वायर का टुकड़ा, ये रखा कहाँ? बाई एक्सिस में। मान के चलते हैं कि बाई एक्सिस में ऐसे रखा हुआ है। ऐसे बाई एक्सिस समझ में नहीं आया तो कोई घबरानी, बहुत अच्छी समझाएंगे। देखो, मान के चलते हैं कि वायर रखा कुछ इस तरीके से, और मैग्नेटिक फील्ड है इस ऐसे डायरेक्शन में। मतलब ये वायर रखा है और ये रही मैग्नेटिक फील्ड। देखो, ये जो परपेंडिकुलर, मतलब ये देखो बीच में वायर चपा है और ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर जा रही हैं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लग रही कुछ इस डायरेक्शन में। आया समझ में कि नहीं आया है? ये अपन ने देख लिया है। इसका मतलब ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड हैं उनका डायरेक्शन क्या? उनका है जेड डायरेक्शन, जेड एक्सिस में। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कौन सी एक्सिस में? मैग्नेटिक फील्ड है जेड एक्सिस में। तो बी का डायरेक्शन है जेड एक्सिस, और जबकि जो करंट फ्लो हो रहा है, जो करंट है वो है वाई एक्सिस में। कंफर्म? अब देखो, सारी कहानी भूल जाओ, जस्ट यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन तुम पकड़ लो। अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा होगा कि नहीं रहा होगा। ये बेसिकली अगर ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, क्या मान लो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या बोलते हैं, करंट जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर ऐसा जा रहा है, इसका मतलब है कि इस पर मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा। अब तुम जानते हो कि किसी फोर्स पे किसी चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है? तुम जानते हो F = QB क्रॉस B। समझे कि नहीं समझे? अब देखो, और देखो, आखिरकार ये क्या है? ये है चार्ज, और बेसिकली यहाँ कौन फ्लो कर रहा है? यहाँ कर रहा है इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये क्या है? ये होती है वेलोसिटी ऑफ चार्ज, वेलोसिटी ऑफ चार्ज। तो बेसिकली यहाँ कौन फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। और अगर किसी ने मेरे 3rd चैप्टर के करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर देखे हों तो मैंने बताया था कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। उस एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बेसिकली क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। मतलब BD हो गया है। समझे कि नहीं समझे? और आखिरकार यहाँ कितनी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी तो बात हम लोग जान चुके हैं।
देखो ये बहुत बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अपने इन्वायरमेंट में भी मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है, तो उसको क्वेश्चन करने में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है बी डी की स्पीड से। समझे कि नहीं समझे? यहाँ तक कोई डाउट्स, कोई समस्या हमारे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। देखो इस पर फोर्स लगेगा कितना, माइनस ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास माइनस चार्ज होता है, बी डी क्रॉस बी। समझे कि नहीं समझे? अब देखो हमने एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का तुम्हें अब निकालना है फॉर्मूला। बेसिकली एन क्या है, एन है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वायर, मतलब वायर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो बेसिकली हमने क्या जाना है, हमने जाना है कि एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वायर, मतलब आखिरकार टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं वायर में। इसको समझने के लिए तुम्हें एन समझना पड़ेगा। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इसको अपन इस तरीके से समझते हैं। देखो देखो यहाँ इसको अपन बहुत ध्यान से समझना। देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास एक वायर है, क्या है, एक वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम मान के चलते हैं ए, मान के चलते हैं कितना है, ऐसे मान लिया अपन ने 1 मीटर स्क्वायर, और इसकी लेंथ हम मान लेते हैं कितनी, हम मान लेते हैं 20 मीटर। 1 मीटर स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी अपन ने मान लिया है, जस्ट ऐसी सिंपल सा है। मान लो सिलेंडर टाइप का है। अगर मैं तुमसे बोलूँ पता इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम इक्वल टू द एरिया इनटू लेंथ। अब पता तुम कैसे, देखो ये मान लो कि सिलेंडर है और मैं पूछूँ कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो इसका एरिया इनटू इसकी लेंथ। समझे कि नहीं समझे? इतना अपन ने इस तरीके से समझ लिया है। और बेसिकली अगर तुम्हें इस तरीके का भी कोई वायर दिया हो, क्यूबाइट टाइप में क्या हो, इस तरीके का अगर तुम्हें वायर दिया हो, तब भी अगर तुम इसका वॉल्यूम निकालना चाहते हो, तब भी इसका सरफेस एरिया इनटू लेंथ, तब भी यही होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे आगे सब समझ में आ जाएगा। मुझे पता है बच्चों को समझ में नहीं आता बेसिकली। हाँ देखो इतना समझ में आ गया है। अब एन समझो, इसे बोलते हैं, एन बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। देखो हम मान के चलते हैं कि इसके अंदर कितने हैं, 5000 इलेक्ट्रॉन है। क्या है, 5000 इलेक्ट्रॉन। तो एन की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन इस वायर का वॉल्यूम, 5000 अपॉन वॉल्यूम ए इंटू एल। करोगे 5000, ए की वैल्यू कितनी है 1, लेंथ 20, 0 से 0 गया, कितना हो जाएगा 25। इसका आंसर है एन, मतलब हो जाएगा 250 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब ये है कि इस जो वायर है ना, जब उसका वॉल्यूम होगा 1 मीटर क्यूब, तो उसके अंदर 250 इलेक्ट्रॉन होंगे। समझे कि नहीं समझे? इतना समझ में आया कि नहीं आया है? तो यहाँ तक अपन ने कुछ भी कठिन अभी नहीं पढ़ा, बेसिक सिंपल सी बात पढ़ी है। अगर हम बोल दें कि यहाँ से लेके यहाँ तक वायर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ मान लेते हैं 5 मीटर, क्या मान लेते हैं 5 मीटर, और हम पूछना चाहेंगे कि इसके यहाँ से लेके यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एन इंटू क्या, उस यहाँ से लेके यहाँ तक का वॉल्यूम इंटू ए इंटू एल डैश, यहाँ से लेके यहाँ तक की एल डैश हो जाएगी। तो एन 250 इंटू एरिया 1 इंटू एल, मतलब कितना हो जाएगा 5, 0, 25, 2। तो इसका मतलब ये है कि 5 मीटर के अंदर, ये हमारा यूनिफॉर्म वायर है, 5 मीटर के अंदर 1250 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अपने पास फॉर्मूला क्या निकल आएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू ए एल। कन्फर्म?
अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है कितना, इतना, बी क्रॉस बी, क्या, बी क्रॉस बी। अगर मान के चलते हैं कि इसके अंदर 1000 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना फोर्स लग रहा होगा? तुम कहोगे फोर्स इक्वल टू होगा 100,000 इंटू एफ। यही करोगे कि नहीं करोगे? समझे कि नहीं समझे? देखो इस तरीके से समझना है। देखो जैसे मान लो ये कोई लकड़ी है, यहाँ लगी हैं कीलें, यहाँ कील, यहाँ कील, यहाँ कील, यहाँ कील, यहाँ कील, यहाँ कील। जस्ट मान के चलते हैं कि यहाँ भी कील है। इसको खींचा जा रहा है, इसको एक जगह से खींचा जा रहा है 10 न्यूटन से। अगर हम इन सब जगह से खींचेंगे तो टोटल कितना खींचा जा रहा होगा? फोर्स इक्वल टू होगा नंबर ऑफ कील इंटू फोर्स ऑन वन कील। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा? 8 इंटू 10 मतलब 80 न्यूटन। इसी तरीके से है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लग रहा है तो 1000 इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लगेगा। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना लगेगा? n इंटू एफ। तो एफ इक्वल टू n नंबर ऑफ कितना है? n a l। एफ की वैल्यू बोलो। अब एफ की वैल्यू तुमने याद रखी होगी, माइनस ई बी डी क्रॉस बी। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। ई को बाहर निकाल लो तो हो जाएगा ई एन ए और एल को अंदर ले लो, माइनस एल बी डी क्रॉस बी। कोई दिक्कत, कोई समस्या? देखो यहाँ तक अपन कुछ भी नहीं, सब बेसिक 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 सारा काम चल रहा है। क्या समझे? यहाँ तक क्या चल रहा है? यहाँ तक जस्ट बेसिक बेसिक बातें चल रही हैं। यहाँ अपन ने अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है। अब देखो आगे की कहानी सुनो। अगर तुम्हें गलती से थोड़ा भी याद हो तो एक तुमने पढ़ा था, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट, आई इंटू एल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। तो बेसिकली क्या है? वेक्टर है। क्या है? वेक्टर है। समझे कि नहीं समझे? ये वेक्टर है। अब कुछ कहानी यहाँ देखनी है अपने पास। इसको सिर्फ पकड़ना है, इसको इतने को पकड़ो, माइनस एल बी डी वेक्टर। देखो सुनो, देखो अगर ये जो एल है ये अगर करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और बी डी बेसिकली किसको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है? बी डी करता है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को। इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिख देंगे हम बी डी और एल वेक्टर। क्या समझे? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या तो बताओ। अब कुछ महान बच्चे मुंडी हिला देंगे, हाँ भैया सब कुछ समझ में आया, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन कुछ के दिमाग में क्वेश्चन अभी भी भटक रहा होगा, आखिरकार कैसे? देखो इसका कनेक्शन है कुछ यहाँ से, समझे कि नहीं समझे? देखो इसको पहले अपन समझते हैं डिटेल में। जैसे मान लेते हैं जो बी डी है उसका डायरेक्शन है आई, क्या समझे? और जो बी है इसका डायरेक्शन है क्या? जे। तो आई क्रॉस जे करोगे ना तो तुम्हारे पास के आएगा। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं? देखो अब बी डी की जगह तुम क्या रिप्लेस करो? बी डी की जगह रिप्लेस करो तुम एल। अगर हमें देखो इसका डायरेक्शन, अगर हमें आंसर चाहिए के, क्या चाहिए? के। तो देखो इसका डायरेक्शन अगर आई है तो इसका डायरेक्शन माइनस आई होगा।
समझे कि नहीं समझे। और इसका डायरेक्शन होगा जे, तो माइनस आई क्रॉस जे करोगे तो आएगा माइनस के। अगर तुम इस क्वांटिटी को देखो, यहाँ से समझो, अब देखो देखो इस क्वांटिटी का माइनस एल बी क्रॉस डी इंटू बी, समझे कि नहीं समझे। ये माइनस रहने दो, इसका आई रखो, इसका जे रखो, इस पूरे का क्या आया आंसर, माइनस के, क्योंकि आखिरकार इन दोनों का आंसर के, इसका आंसर माइनस के। समझे कि नहीं समझे। अगर हम इसको लिखते हैं बी डी एल इंटू बी, समझे कि नहीं समझे। इसका डायरेक्शन अगर हम मान के चल, तुम कहोगे नहीं भैया हम आई लेंगे, आई, इसका डायरेक्शन जे, तो इसका आंसर आ रहा है के। क्या समझे, के, और हमें चाहिए होता है माइनस के। तो इस बात से कंफर्म हो रहा है कि जो डायरेक्शन बी डी का है वो एल के जस्ट अपोजिट है, इसलिए इस क्वांटिटी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो हम और भी समझाने की कोशिश करेंगे। और जिसे सिर्फ जस्ट रटना है, जिसे डेरिवेशन उतार के आना एग्जाम में, उनके लिए नहीं, वो स्किप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। समझे कि नहीं समझे। देखो इस पॉइंट को समझने वाली बात है। देखो माइनस एल बी डी क्रॉस बी, इसका हम लेते हैं आई, इसका ले रहे हैं हम जे, आई क्रॉस जे आंसर आया के, तो ओवरऑल आंसर आएगा माइनस के। समझे कि नहीं समझे। अगर हम लिखते हैं कि देखो इन दोनों को जस्ट इंटरचेंज करा है हमने क्या लिख दिया, बी डी एल वेक्टर, यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना है, इंटू बी। चलो यहाँ हमने माइनस का माइनस लगाया, इस यहाँ जस्ट हमने किया और कुछ नहीं, माइनस। चलो कोई कहेगा माइनस क्यों नहीं लगाया। इसका डायरेक्शन क्या है, इसका देखो अगर बी डी का डायरेक्शन ऐसा है तो एल का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एल किसको रिप्रेजेंट करता है, एल अगर इसके ऊपर है तो इसका मतलब करंट के एलिमेंट को, करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है। अगर किसी ने कहा कि हम इसका आंसर लेंगे माइनस आई, बेसिकली हो गई माइनस आई, इसका जे, माइनस आई इंटू जे माइनस के, और माइनस पहले से है, माइनस माइनस के, आंसर क्या आएगा के। जबकि हमें आंसर के नहीं चाहिए है, हमें आंसर चाहिए है माइनस के। इसलिए हम इस एक्सप्रेशन को इस ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम कैसे, बी डी एल वेक्टर इंटू बी। अब तुम इसका आंसर लाओगे, इसका होता है माइनस आई, इसका होता है जे, और इसका आंसर माइनस आई इंटू जे, तो इसका आंसर आता है माइनस के। और इसके आगे कोई नहीं है, कोई मतलब इसके आगे प्लस था तो माइनस के ही आंसर रह जाएगा, माइनस के इज इक्वल टू माइनस के। इसका लॉजिक जस्ट इतना था। और जिसको अगर जिस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना स्किप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आखिरकार हमने क्या देख लिया है, हमने जो फोर्स का फॉर्मूला देखा वो देख लिया क्या, इक्वल टू ई एन ए बी डी एल क्रॉस बी। और इससे पहले जस्ट हम पहले क्या पढ़ रहे थे उसको भी समझ लो, क्योंकि जब तक दोनों चीज़ नहीं पकड़ोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। उससे पहले जस्ट नहीं पढ़ रहे थे, ई एन ए माइनस एल बी डी क्रॉस बी। समझेंगे, ए माइनस का हेर फेर है ना कि नहीं है। इसको तुम ई एन ए एल माइनस बी डी क्रॉस बी भी लिख सकते थे। तो थोड़ा अगर इसमें थोड़ा दिमाग लगाओगे क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। समझे कि नहीं समझे। अगर किसी को गलती से याद हो, गलती से बोल रहे हैं, ऐसे याद तो रहने नहीं चाहिए, जन्म हो गए बीते पढ़ते पढ़ते, जन्म बीत गए हैं। अगर तुम्हें इसका फॉर्मूला याद हो, क्या, ई एन ए बी डी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है,
ये बेसिकली करंट के बराबर नहीं होता है। अगर किसी को थर्ड चैप्टर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला याद हो, डेरिवेशन वाला, क्या ना इतना कहाँ से याद रहता है, याद नहीं रहता कोई बात नहीं, तो आई होता है, इतना जान लो। तो इस एक्सप्रेशन तुम कैसे लिख सकते हो, आई एल क्रॉस बी। देखो बेसिकली इतना तो अपन ने मैग्नीट्यूड निकाल लिया है, समझे कि नहीं। देखो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में इतना फ़र्क है कि यहाँ हम जो फोर्स का डायरेक्शन निकाल रहे हैं वो हम किसकी हेल्प से निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं हम करंट के डायरेक्शन से एंड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से। और बेसिकली इसमें जो हम फोर्स का डायरेक्शन निकाल रहे हैं, इसमें निकाल रहे हैं हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड से। इन दोनों में इतना फ़र्क है, सिर्फ इतना और कुछ नहीं। इसलिए यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। इसी को अगर तुम सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो इसे लिख दोगे F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। आप कोई कहेगा साइन थीटा क्यों आया है, साइन थीटा इसलिए आया है कि ए क्रॉस बी जब तुम वेक्टर लिखते हो तो इसका आंसर होता है ए बी साइन थीटा। क्या समझे, आंसर क्या होता है ए बी साइन थीटा, इसलिए बात ऐसी आई है। समझे कि नहीं समझे। अब तुम कहोगे भैया क्या हो गया है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया है, ये मैग्नीट्यूड है। अब डायरेक्शन के बारे में ज़रा बताइए। आपने कहा था कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप यूज़ नहीं कराओगे, अब डायरेक्शन में बताइए कैसे फंसोगे। हम कहते बच्चा जस्ट वेट, बताते हैं, पहले स्पेशल केस थोड़ा पढ़ लें, स्पेशल केस पढ़ लेते हैं फिर हम बताते हैं। देखो मान लो क्या करंट इस डायरेक्शन, देखो याद रखना ये जो ए है ना, ये पता किसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट, कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसके बारे उसी डायरेक्शन में एयर का डायरेक्शन होगा। बी क्या, मैग्नेटिक फील्ड। समझे कि नहीं समझे। मान लो करंट का वायर डला ऐसा, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ इसी तरीके से है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। अगर मान लो करंट ऐसा जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180। तो हम पूछेंगे कि बता इस वायर पे कितना फोर्स लग रहा होगा, तुम कहोगे F इक्वल टू आई एल बी साइन 0 आई एल बी साइन 180 इक्वल टू 0। इसका भी आंसर 0 आता है। इतना हो गया है। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, तो उस वायर पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, उस पर फोर्स लगेगा 0, मतलब कुछ भी फोर्स फील नहीं करेगा। अब किसी के दिमाग में आ सकता है कि अगर वायर जो डला है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है और वायर डला कुछ इस तरीके से, या फिर जस्ट छोड़ो इसको, भूलो। कोई तुमसे पूछ सकता है कि आखिरकार इस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो हम कहेंगे देखो इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है करंट पे, लेंथ पे, मैग्नेटिक फील्ड पे और साइन थीटा पे। अगर ये मान के चलते ए वैल्यू कांस्टेंट है तो एफ की वैल्यू डिपेंड कर रही है साइन थीटा पे। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। और साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब साइन 90 डिग्री हो। तो इस बात से क्या पता लगता है कि एफ मैक्सिमम की वैल्यू तब होती है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। और मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू होती है क्या, एफ इक्वल टू आई एल बी। अब यार पता दिक्कत कहाँ आती है, साला फॉर्मूले इतने सारे हो जाते हैं, याद नहीं रख पाते हैं। तो एक मेरे दोस्त ने मुझसे एग्ज़ाम में पूछा, मैथ का एग्ज़ाम था, कौन सा एग्ज़ाम था, मैथ का एग्ज़ाम था। तो उसने उसका फिल इन द ब्लैंक्स था, तो उसका आंसर था साइन थीटा। क्या था, साइन थीटा। तो मैंने कहा फिल बी साइन थीटा, बी वाले ऑप्शन में साइन थीटा भर दो। फॉर्मूला बना फिल FIL फिल बी साइन थीटा। कैसा लगा। और बताइए थीटा पता क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। समझे कि नहीं समझे, आया मजा कि नहीं आया।
हमने आंसर बी ऑप्शन का आंसर था फिल साइन थीटा, फिल बी साइन थीटा। क्या समझे? अगर किसी को तब भी याद ना हो तो एक और फॉर्म तरीका है अपने पास। एफ बिल साइन थीटा, एफ बिल साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या तो कोई अब नहीं आनी चाहिए, बहुत मैंने इंटरेस्टिंग बना दिया है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो रिवाइज करके देख लें तो और अच्छे समझ में आएगा। देखो दुनिया का कोई भी फोर्स हो उसकी यूनिट होती है न्यूटन, ऐसा यूनिट, तो इसमें कोई बताने वाली बात नहीं, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। अगर यहाँ तक कुछ भी समझ में नहीं आया तो एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि यहाँ के बाद हम दिखाने वाले हैं जादू। जादू मतलब कि आखिरकार मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे सॉरी जो फोर्स लग रहा है ना, ये फोर्स, इस फोर्स का डायरेक्शन हम बताने वाले हैं तुम्हें, तो एक बार रिवाइज कर लो। अब देखो मेन बात हो रही है कहाँ पे, डायरेक्शन के ऊपर। और मैंने क्या कहा है कि मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ यूज़ नहीं करूँगा, मतलब यहाँ कुछ और अलग होने वाला है। ये बेसिकली करंट होता है, इसकी यूनिट एम्पियर होती है, इसकी यूनिट लेंथ मतलब मीटर होती है, इसकी यूनिट टेस्ला होती है, साइन थीटा, थीटा होता है एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? और ये होता है कि आखिरकार उस जो वायर है रखा उस पर कितना थ्रस्ट या फोर्स लग रहा है, मतलब किस डायरेक्शन में मोशन करेगा। अब निकालना कि इसमें फोर्स लग रहा है लेकिन कौन से डायरेक्शन में मोशन करेगा। अगर इसी को हम इसमें लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म इक्वल टू आई एल इंटू बी। बेसिकली देखो इसको बोलते हैं हम करंट एलिमेंट और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम तुमसे पूछें कि बता बेटा ए क्रॉस बी है, ये मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर का, तो इसका रिजल्ट होता है सी। अगर इसका डायरेक्शन आई है, इसका डायरेक्शन जे है, तो आंसर क्या आएगा, आई क्रॉस जे इक्वल टू के। इसका मतलब है कि जो सी वेक्टर है उसका डायरेक्शन के है, ये जानते हैं। अब इसी चीज़ को हम पता है हैंड वाले मेथड से यूज़ करते हैं। जहाँ भी तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट देखने को मिले, क्या जहाँ भी तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट देखने को मिले तुम्हें राइट हैंड यूज़ करना है। देखो जो चीज़ पहले पे लिखी रहती है उसे थंब दिया जाता है, जो चीज़ दूसरे पे लिखी रहती है उसे ये वाली फिंगर दी जाती है, और जो ये 3 फिंगर आती हैं ये वाली ये, उसको दिया जाता है कि इसका एफ फोर्स का रिजल्टेंट। समझाते हैं, घबराओ नहीं। देखो मानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी इनसाइड जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, इनसाइड जा रही हैं। समझे कि नहीं समझे? मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इनसाइड, और इसके बीच में हमने रखा एक वायर। क्या किया हमने, एक रख दिया इसके अंदर वायर। इस चीज़ को देखो बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि थोड़ा भी मिस हुआ तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। क्या वायर रखा हमने, और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया, यहाँ लगा दिया हमने स्विच। ये पॉजिटिव है नेगेटिव, मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है। इसमें से करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा फ्लो? जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो तुम्हें पता लगाने का आखिरकार कि ये वायर कौन से डायरेक्शन में मोशन करेगा, कौन से डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा, या फिर कौन से डायरेक्शन में थ्रस्ट लगेगा। तीनों का मतलब एक ही है। मतलब आखिर बेसिकली इतना याद रखना कि आखिरकार ये वायर कौन से डायरेक्शन में मोशन करेगा। देखो हमने क्या कहा है कि पहला डायरेक्शन किसका है, करंट का, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इनसाइड, इस डायरेक्शन में। तो 3 उंगलियां जा रही इस डायरेक्शन में, मतलब क्या है कि जो वायर है इस डायरेक्शन में मोशन करेगा। कहाँ मोशन करेगा, इस डायरेक्शन में। मतलब जैसे ही तुम इसमें से करंट फ्लो करोगे ना, मतलब जब करंट इस डायरेक्शन में जाएगा ना, तो ये जो ये वायर है ना, एक खिसक के लगभग यहाँ आ जाएगा। क्या समझे? तो यहाँ बताओ हल्का फुल्का समझ में आया कि नहीं आया है? और कितने फोर्स से खिसकेगा वो इतना है, समझे कि नहीं समझे? इतने फोर्स से यहाँ को खिसकेगा, मतलब हमने डायरेक्शन ही पता लगा लिया है और मैग्नीट्यूड भी पता लगा लिया है। समझे? बहुत बेसिक सिंपल सी बात है हम लोग करेंगे, पूरा तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब इसमें तो मैकेनिकल लगा दोगे, मैकेनिक्स फोर्स लगा दोगे, तो एम इक्वल टू हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा।
तो इसका एक्सेलरेशन भी निकाला जाएगा। लेकिन इसके तो मतलब बहुत इसमें बहुत वेरिएशन बन सकते हो, अपन बाद में करेंगे। अपन को बेसिकली हम मैग्नेटिक ही पढ़ना है। अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। इतना जान लो कि इस वायर पे इतना फोर्स लगेगा और इस डायरेक्शन में लगेगा। समझे कि नहीं समझे? इस डायरेक्शन में इस वायर पे इतना फोर्स लगेगा। अब इसी के बेसिस पे हम एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, तब तुम्हें और बेहतरीन तरीके समझ में आएगा। देखो, यहाँ तक घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मतलब बेसिकली यहाँ हमने रिजल्ट किस वजह से निकाला, वो निकाला हमने वेक्टर की वजह से। समझे कि नहीं समझे? एक क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं कि इस क्वेश्चन इस तरीके से है कि मान लो कोई वायर है, वो एक्स एक्सेस में रखा है, मतलब करंट का डायरेक्शन है वो है एक्स एक्सेस, मतलब आई का डायरेक्शन है वो आई डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है क्या है, बी नॉट आई प्लस जे प्लस के। उसमें पता लगाना है कि आखिरकार इस वायर पे कितना फोर्स लग रहा है। टेस्ला है, टेस्ला कितना इस पर फोर्स लग रहा है और कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है। तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स इक्वल टू होता है आई एल क्रॉस बी। इसका डायरेक्शन क्या है आई, तो इसको लिख लो आई एल आई क्रॉस बी नॉट आई प्लस जे प्लस के। तो इसको निकाल लो बाहर, बी नॉट आई एल आई क्रॉस आई प्लस जे प्लस के। करो आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई, आई क्रॉस जे और प्लस आई क्रॉस के। इसका आंसर 0, इसका आंसर के, और आई देखो आई जे के, आई क्रॉस के माइनस जे। तो इसका आंसर तुम्हें क्या देखने को मिला है, इसका आंसर तुम्हें देखने को मिला है कि फोर्स आया है वो आया है के जे और बी आई एल, बी नॉट एल। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, मतलब ये आ गया है। अब इसका अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना, तो मैग्नीट्यूड निकालना काफ़ी आसान। देखो अगर इसे तुम वेक्टर फॉर्म में लिखोगे ऐसे लिखोगे कि नहीं, माइनस बी नॉट आई एल जे क्रॉस और माइनस प्लस बी नॉट आई एल के। मतलब जो फोर्स लग रहा है उसके दो कंपोनेंट हैं, एक है जेड एक्सिस के, मतलब एक है वाई एक्सिस के अलोंग है, एक है जेड एक्सिस के अलोंग। ये वाई एक्सिस आ गया है, ये इसको मान लेते हैं जेड एक्सिस मान लेते हैं। इसका अगर रिजल्टेंट निकालना तो कैसे निकालेंगे, मेन बात है कि आखिर इसका रिजल्टेंट हम किस तरीके से निकालेंगे। तो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना कुछ नहीं है कि एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। सॉल्व करो, आंसर ले आओ। समझे कि नहीं? इसका वाई में रखोगे तो माइनस बी नॉट आई एल का स्क्वायर प्लस जेड का बी नॉट आई एल का स्क्वायर। सॉल्व करके लाओगे तो आंसर आएगा बी नॉट आई एल अंडर रूट 2 न्यूटन। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी दिमाग में कोई समस्या, कोई डाउट्स रह गए तो हम लोग इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, उस पर हम लोग सब करेंगे क्वेश्चन। अगर देखो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं तो मैं यहाँ से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो तुम्हारे पास ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और सीबीएसई में भी आ चुका है। उसमें कहा गया है कि क्वेश्चन इस तरीके से है, क्वेश्चन है कि वायर है, वायर का वजन है 200 ग्राम और उसकी लेंथ है वो है 1.5 मीटर, और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 2 एम्पियर, और ये बीच हवा में लटका हुआ है। मान लो ऐसे यहाँ लटका हुआ है। और किसकी वजह से लगा है लटका हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब तुम जानते हो कि किसी चीज़ में वजन होता है तो उसके तरफ लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स mg। इस mg को बैलेंस किसने किया होगा, इस mg को बैलेंस किया होगा मैग्नेटिक फोर्स ने। अगर डाउनवर्ड मैग्नेट, अगर मान लो कोई चीज़ गिर नहीं रही, हवा में है लटकी, सिर्फ मान लो हवा में लटकी है, तो अगर mg इस साइड होगा तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। तो इतना हमने जान लिया है। हमें पता लगाना है कि आखिर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी। देखो मान लो
एम जी का डाउनवर्ड लग रहा है तो इसको बैलेंस किसने किया, इसको बैलेंस किया है मैग्नेटिक फोर्स ने, समझे कि नहीं। तो एम जी इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू आएगी एम जी अपॉन बी आई एल। देखो इसमें बहुत पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन कराने की, मतलब तुम्हारी पूरी मैकेनिक्स पूरी 11th क्लास में इन्वॉल्व करा सकता हूँ। आयरोडोव, एस सी वर्मा, ए बी सी, एस एल अरोरा, एन सी आर टी, आई आई टी, जे मेन्स, नीट, बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा सकता हूँ। तो आगे देखना बहुत कुछ यहाँ आने वाला है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत मतलब इतना पॉसिबिलिटीज़ की कोई हद नहीं है। इसलिए यहाँ तुम्हें मेन 2 ही चीज़ समझनी है, एक तो इसका फॉर्मूला V इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, और दूसरा इसका डायरेक्शन। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ने के लिए पूरा यूट्यूब डला है, पूरी जगह बताई है, फिर भी मैं शॉर्ट में अगर मैं कोई अलग वीडियो में बता दूंगा, लेकिन मेरा मानना है कि आई एल क्रॉस बी, इसकी हेल्प से वेक्टर फॉर्म से निकालोगे तुम्हारे लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक तुम्हें हर बात समझ में आ गई होगी। फिर भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सिंपल बताते हैं। लेफ्ट हैंड रूल, ये जो पहली फिंगर होती है मैग्नेटिक फील्ड को डोनेट करती है, और जो दूसरी फिंगर है, ये 3 फिंगर होती हैं, ये डोनेट करती हैं डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए, और थंब जो होता है वो डोनेट करता है किसको, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, एफ डायरेक्शन को। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक तुम्हें हर बात समझ में आ गई होगी।